हेलो साथियों, नमस्कार। मैं राजेश। दोस्तों, आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो मॉक टेस्ट सॉल्व करने वाले हैं 69 बीपीएससी प्रीलिम 2023 के लिए हमारा ये है। और आज का जो हमारा ये टेस्ट है मेरे भाई, मॉक टेस्ट, वो ध्येय आईएएस का टेस्ट है और ये ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 1 है। तो इसमें मेरे भाई खास बात, आज के टेस्ट में खास बात क्या है कि इसमें जो है आपके 30 जो है करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन होंगे और इसके बाद 30 शुरुआत के 30 करंट अफेयर के हैं, उसके बाद के क्वेश्चन पूरा जीएस से संबंधित है। तो आप सबको लिए सबसे बड़ी बात क्या है, क्या ध्यान रखना है जो आप सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरुआत के 30 क्वेश्चन करंट अफेयर के हैं, उसके बाद सभी जीएस के हैं। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन को रखा गया है करंट अफेयर से लेके जीएस तक। इसमें जो भी क्वेश्चन है मेरे भाई, वो सब क्वेश्चन इस बेस पर बनाए गए हैं कि जो अब तक प्रीवियस ईयर में बीपीएससी में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं उन सब में किस तरह के करंट अफेयर पूछता है, किस तरह का जीएस को क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल वह उसी के बेस पे यह तैयार किया गया है। इससे अगर आप लोग अच्छे से सॉल्व करेंगे, अच्छे से एनालिसिस करेंगे, तो आपका जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आपको ये आइडिया, ये अंदाज़ा लग जाएगा कि बीपीएससी किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। जब आपको ये अंदाज़ा लग जाएगा मेरे भाई, तो आप लोग जब सेल्फ स्टडी करोगे तो आपको ये दिमाग में रहेगा, हाँ हमें क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, कहाँ से किस कोने से क्वेश्चन ज़्यादा आता है, ये आपको जो है आइडिया लग जाएगा। दूसरा बात, बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसी मॉक टेस्ट से ही वहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है मेरे भाई, जब आप ऐसे क्वेश्चन को एनालिसिस किए रहोगे तो आप मेंटली बहुत ही मजबूत रहोगे। आप अपने आप को, आपकी तैयारी में धार लग चुकी होगी, तो आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट रूप में रहोगे। तो उससे आपका फ़ायदा क्या होगा कि आप जो है आत्मविश्वास में रहोगे। जब आदमी आत्मविश्वास में होता है दोस्त, तो उसका जो कन्फ्यूजन वाला सवाल हो ज़्यादातर वो भी सही हो जाता है। तो यही आपके लिए सबसे बड़ा फ़ायदा देगा अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखा करिए। वीडियो को पूरा देखेंगे तो सबसे पहले उसमें आपका फ़ायदा है कि आपका जो है अच्छे से आप मंथन हो जाएगा आपकी तैयारी में। आपकी जो है सारे क्वेश्चन को आप एनालिसिस कर लेंगे तो आपको काम देगा। दूसरा फ़ायदा मेरे भाई मेरे लिए होगा कि आप लोग थोड़ा सा देखकर मेरे वीडियो को छोड़ देते हैं, जिससे कि यूट्यूब मेरे वीडियो को प्रमोट नहीं करता है, दबा देता है, जिससे मेरी पूरी मेहनत बेकार हो जाती है। मेरा बहुत बड़ा घाटा हो जाता है उसमें, इतनी मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और आप सबसे यही निवेदन है मेरे भाई हाथ जोड़कर कि आप लोग वीडियो को कम से कम एक बार आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ज़रा सा भी अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करके हमारा सपोर्ट करिए, हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमारा उत्साह बढ़ाइए। क्योंकि साथियों, अगर मनोबल बढ़ता है, उत्साह जिस आदमी का बढ़ता है जिस क्षेत्र में, उसमें आदमी का काम करने का जुनून बहुत ज़्यादा हो जाती है, काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। तो दोस्त, आपके एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर देने से हमें बहुत कुछ हमें मिल जाएगा, हिम्मत, जुनून, क्षमता, उत्साह, मनोबल। लेकिन उससे आपको ज़रा सा भी लॉस नहीं होगा, आपका कुछ जाएगा नहीं, आपका नुकसान नहीं होगा। इसमें आपकी मोबाइल पर कोई सेहत नहीं, आपके मोबाइल के सेहत पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो चलते हैं हम लोग आज का मॉक टेस्ट ध्येय आईएएस का टेस्ट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। चलते हैं हम लोग ध्येय आईएएस का मॉक टेस्ट देखते हैं। और ये टेस्ट नंबर 1 है, जनरल स्टडी से संबंधित, बीपीएससी 69 के लिए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे चलते हैं। तो देखिए हम लोग का पहला जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या कह रहा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें आप लोग बस वीडियो को पूरा देखिएगा। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1, अक्टूबर 2022 में द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस द्वारा वर्ष 2022 के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो मेरे भाई, इसमें जो अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्रदान करने की बात की गई है वो 3 लोगों के लिए की गई है, जिनका नाम है BDD, यानी बर्नार्के, डायमंड और डायबविग। तो यानी तीनों हैं, ऑप्शन A, B, C। तो इस हिसाब से हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर D, उपर्युक्त में से एक से अधिक, यानी एक से ज़्यादा कथन ऊपर वाले में से हमारा सही है। तो ऑप्शन नंबर D हमारा सही हो जाएगा। तो आप लोग इनका नाम याद रखिएगा, तीनों को BDD करके याद रखेंगे तो याद हो जाएगा ये। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पर। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा, अक्टूबर 2022 में किस भारतीय अधिकारी को अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन की
हवाई परिवहन समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो मेरे भाई जो अध्यक्ष चुना गया है वो डॉक्टर शेफाली जुनेजा को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी, ये डॉक्टर शेफाली ये जुनेजा जो हैं ये 1992 के आईएएस कैडर के अधिकारी रहे हैं। तो बहुत ही जो है, और ये जो है इनकम टैक्स में भी ये काम किए हैं, ये जो शेफाली जुनेजा जो है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे हम लोग देखें तीसरा वाला क्या कह रहा है हम लोगों का। भारत ने स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ मिलकर ऊर्जा भंडारण कार्यबल का शुभारंभ किया है? तो मेरे भाई भारत ने संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर जो है ऊर्जा भंडारण का कार्यबल शुभारंभ किया है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा यहाँ। तो तीसरा वाला हमारा ये हो गया। और पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस जैसे जो है इनको बढ़ावा देने के लिए। आगे हम लोग देखें चौथे में, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने किस राज्य में तराई हाथी रिजर्व, यहाँ तराई हाथी रिजर्व लिखा है, की स्थापना की मंजूरी प्रदान की है? तो मेरे भाई यह जो है तराई हाथी रिजर्व उत्तर प्रदेश की में स्थापना की मंजूरी दिया गया। उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में? पीलीभीत, उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में ये तराई हाथी रिजर्व की स्थापना करने की मंजूरी दी गई है। और यह उत्तर प्रदेश का दूसरा जो है हाथी रिजर्व होगा और देश का 33वां हाथी रिजर्व है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा हमारा। आगे हम लोग चलें पाँचवें में, अक्टूबर 2022 में द नॉर्वेजियन नोबल कमेटी द्वारा वर्ष 2022 के लिए नोबल शांति पुरस्कार किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो मेरे भाई जो नोबल शांति पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है 2022 वाला, वो एलिस बियालियात्स्की को दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। थोड़ा सा अलग टाइप, बिलार टाइप का नाम है इनका, तो याद रखिएगा। छठवां हम लोग देखें, दुर्गावती टाइगर रिजर्व जिसे हाल ही में अधिसूचित किया गया था किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो मेरे भाई ये दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है यह मध्य प्रदेश में अधिसूचित किया गया है नया बनाने के लिए। देखिए दुर्गावती टाइगर रिजर्व जो है, दुर्गावती टाइगर रिजर्व से मध्य प्रदेश में ये है, और मध्य प्रदेश में एक पन्ना टाइगर रिजर्व है। पन्ना जबकि मुंबई में भी है। तो पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई, ये भी याद रखिएगा। ये जो दुर्गा टाइगर रिजर्व और पन्ना टाइगर रिजर्व के बीच ग्रीन कॉरिडोर बनाने की घोषणा की गई है, ग्रीन कॉरिडोर। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग। चलिए हम लोग अगला देखते हैं सातवें में, हाल ही में 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 वाला किसे प्रदान किया गया है? तो हम सबको पता होगा ये जो 2020 का 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार है, ये 2022 में आशा पारेख को जो है प्रदान किया गया। आशा पारेख एक बहुत ही फेमस एक्ट्रेस हैं, इन्हीं को प्रदान किया गया है। अगर आपसे पूछे 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे प्रदान किया, तो वो रजनीकांत को प्रदान किया गया था। रजनीकांत के पहले अमिताभ बच्चन को मिला था। तो आगे चले हम लोग आठवां में देखें, 24 सितंबर 2022 को किस भारतीय महिला ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? तो मेरे भाई इसमें अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने वाली महिला का नाम मेरे भाई झूलन गोस्वामी, आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे। ये झूलन गोस्वामी बहुत ही तेज़ बॉलर हैं, बहुत ही तेज़ गेंद फेंकने वाली ये खिलाड़ी हैं। इन्होंने जो है ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है। ऑप्शन नंबर बी, झूलन गोस्वामी। और झूलन गोस्वामी के बारे में मेरे भाई थोड़ा सा अगर आप और जानने की कोशिश करेंगे, बड़ा इंटरेस्टेड है। ये 29 वर्ष की हैं, 39 वर्ष की। तो इतनी एज में जो है क्रिकेट खेलने वाली ये दूसरी महिला हैं। तो अगर बात करें, इनसे केवल एक ऐसी महिला थी जो इनसे ज़्यादा मतलब मिताली राज। ये मिताली राज जो है केवल इनसे उम्र में ज़्यादा थी, लंबे समय तक खेलने वाली। और उसके बाद ये झूलन गोस्वामी है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में विश्व में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाली महिला हो गई हैं झूलन गोस्वामी, 225 विकेट। तो याद रखिएगा इनके बारे में। हाल ही में
किस राज्य के पहले माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम MMS, वो वाला MMS मत समझ लीजिए मेरे भाई, इस MMS का मतलब है माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है किस राज्य में, ये पूछ रहा है हमसे 9वें क्वेश्चन में। तो मेरे भाई यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र यहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर बी में। तो महाराष्ट्र में ये माइग्रेशन मॉनिटरिंग सिस्टम का उद्घाटन किया गया है, ये 9वें वाले में, महाराष्ट्र मुंबई में। तो इसके माध्यम से प्रवासी लाभार्थियों को ट्रैक किया जाएगा और उनको जो है लाभ दिलाने की कोशिश किया जाएगा प्रवासी भारतीयों को। 10वां देखें, 26 से 28 अक्टूबर तक इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो मेरे भाई इंडिया स्पेस कांग्रेस 2022 का ये नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। वैसे भी आप लोग अगर नहीं याद है तो अब टेक्ट्रिक के बदले एक गाठी के बदले आप लोग याद रखना चाहेंगे हाँ कांग्रेस के लोग कहाँ रहते हैं, नई दिल्ली में, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा। 11वां देखें हम लोग, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C295 परिवहन विमान निर्माण सुविधा की आधारशिला रखी। तो मोदी ने ये जो एयरक्राफ्ट निर्माण की सुविधा रखी है, विमान का इंग्लिश में एयरक्राफ्ट बोलते हैं, तो ये कहाँ रखी है? तो आपको पता होगा क्या मोदी जी इतना बड़ा काम यूपी बिहार में करेंगे, अपने घर पे करेंगे, यानी गुजरात वडोदरा में। तो ऑप्शन नंबर बी, गुजरात के वडोदरा में मोदी जी ने C95 परिवहन विमान निर्माण की सुविधा की आधारशिला रखी है, ऑप्शन नंबर बी। 12वां हम लोग देखें, हाल ही में किस राज्य में या किस केंद्र शासित प्रदेश ने समृद्धि 2022-23 योजना की शुभारंभ किया? पूछ रहा है किस राज्य ने समृद्धि 2022-23 योजना का शुभारंभ किया 12वें क्वेश्चन में। तो ये जो शुभारंभ किया है मेरे भाई वो दिल्ली में, दिल्ली के उपराज्यपाल ने इसका उद्घाटन किया था, इस योजना की शुरुआत की थी, समृद्धि योजना, ये जो 12वां है ये। तो ये जो समृद्धि योजना है मेरे भाई, इसके तहत जो आवासीय संपत्ति के मालिक अपनी संपत्ति में जो है टैक्स में छूट प्राप्त कर सकते हैं इसके माध्यम से, यानी अपनी संपत्ति में छूट प्राप्त करने से, यानी एक तरह से कह सकते हैं ये टैक्स से संबंधित है 12वां वाला। चलिए हम लोग 13वें पर, क्या करा है 13वें में, हाल ही में किस राज्य में केंद्र सरकार ने पूर्वोत्तर भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया है? तो मेरे भाई ये क्वेश्चन है कि जो है नॉर्थ ईस्ट में, यानी भारत का जो नॉर्थ ईस्ट है उसमें फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भारत का पहला फिश म्यूजियम होगा, किस राज्य में है? तो मेरे भाई ये अरुणाचल प्रदेश में है, जो चीन से सटा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश में यह भारत का पहला फिश म्यूजियम बनाने का निर्णय लिया गया है। आगे देखें, 14वां क्या है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया? सरल फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? 14वां में हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई यह केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सरस फूड फेस्टिवल 2022 का आयोजन किया गया है। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, ये किस इसका मतलब इस महोत्सव में जैसे क्या है कि ये जो सरस फूड फेस्टिवल 2022 का है, ये जो मतलब किया, ये फेस्टिवल आयोजन किया गया है, यह जो है जैसे इस महोत्सव में जो स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं तो उनको उद्यम में भाग लेने का मौका होगा, इस तरह से है। उद्यम स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को उद्यम से संबंधित है ये। 15वां देखें, अब अक्टूबर 2022 में किस राज्य सरकार ने बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध को रोकने के लिए कुंजप मोबाइल एप्लीकेशन का शुभारंभ किया गया है? तो आपको लगता है कहाँ पर ऐसा किया गया कि बच्चे साइबर अपराध से रोकने के लिए उनको मोबाइल ऐप कुंजप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ किया गया? तो वो किया गया मेरे भाई केरल में, ऑप्शन नंबर सी, केरल ने बच्चों को साइबर अपराध से बचाने के लिए कुंजप नाम का मोबाइल एप्लीकेशन शुभारंभ किया। 16वां देखें, हाल ही में किस फिल्म को फिप्रेस्की द्वारा सार्वकालिक सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया? तो मेरे भाई यह जो
फिल्म को घोषित, ये प्रेस के द्वारा सर्वश्रेष्ठ भारतीय फिल्म घोषित किया गया वो है पाथेरी पांचाली मूवी को। ये पाथेरी पांचाली मूवी को के डायरेक्टर जो हैं वो सत्यजीत रे हैं। सत्यजीत रे बहुत ही फेमस डायरेक्टर हैं, ये अपने समय में थे। तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस फिल्म को, पाथेरी पांचाली। 17 देखें, अक्टूबर 2022 में किस संस्थान ने भारत के पहले स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नोमीटर का विकास किया? तो मेरे भाई इसमें मैग्नोमीटर मैग्नेट से संबंधित है, तो इसमें भी मैग्नेट है। भारतीय चुंबकत्व संस्थान मुंबई में इसमें है। तो आप लोग अगर नहीं याद रहे स्वदेशी ओवरहॉसर मैग्नोमीटर, तो भारतीय भू चुंबकत्व संस्थान IIG मुंबई में, तो ये हो जाएगा। तो यहाँ मैग्नोमीटर है, इसमें भी मैग्नेट यानी चुंबक है, तो इससे आप लोग याद रख लीजिएगा। 18 देखें, हाल ही में किस संस्थान ने साइबर सुरक्षा अभ्यास, जिसका नाम सिनर्जी का रखा गया है, का आयोजन किया? तो साइबर सुरक्षा अभ्यास यानी सिनर्जी का आयोजन किया है, किस संस्था ने किया है, ये हमें बताना है 18वें में। तो इसमें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान है कि भारतीय वायुसेना है कि कौन सा है? तो मेरे भाई इसमें कोई नहीं है, ऑप्शन नंबर ई होगा। तो आप लोग सोचते होंगे तब कौन है, जब ये नहीं है तो कौन है? तो मेरे भाई ये एक जो है इंटरनेशनल काउंटर, ये एक तरह की कंपनी है, ये रिलीजियंस वर्किंग ग्रुप, आप लोग सुने होंगे रिलीजियंस वर्किंग ग्रुप, इसी का एक विभाग है या एक तरह से कह सकते हैं इसी का एक भाग है, वही जो है इसका किया था। तो इनमें से कोई नहीं है। 19वां देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर स्मार्ट टीचिंग तथा 5G इंटरनेट सर्विस स्मार्ट क्लासरूम के जरिए शिक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने के उद्देश्य से मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की? यानी मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत की नरेंद्र मोदी ने, कहाँ पर? तो इतनी अच्छी सुविधा वो भी जो है यूपी बिहार में तो नहीं दिखाई दिया, तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं ये जो है जिसका जो सही आंसर है गुजरात के गांधीनगर में। 19वां का ये है, तो ऑप्शन नंबर ए गुजरात के गांधीनगर में ये मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत किया मोदी जी ने। 20वां देखें, हाल ही में किस राज्य में भगवान शिव की दुनिया की सबसे बड़ी ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? यहाँ लिखा है भगवान शिव की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, तो वो किया गया था मेरे भाई, आप लोग देखे होंगे न्यूज़ में, राजस्थान में किया गया था दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति भगवान शिव की। तो यह कहाँ किया गया था? राजस्थान में। अगर पूछ ले कि हाँ राजस्थान में किया गया था, तो कहाँ किया गया था? तो इसका जो एक्चुअल स्थान था मेरे भाई, ये जो देखिए याद नहीं आ रहा है मुझे, जो एक्चुअल स्थान इसका था मेरे भाई नाथद्वारा, हाँ नाथद्वारा में, राजस्थान में है, वहीं पर दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा का अनावरण किया गया। 21वां देखें, हाल ही में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, प्रधानमंत्री आवास योजना जो चलती है ग्रामीण शहरी, 2 डिवीज़न में था ये, तो जो प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के तहत सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्यों में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर रहा? तो मेरे भाई जो प्रथम स्थान पर रहा वो उत्तर प्रदेश रहा। आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे, इसके लिए उत्तर प्रदेश को पुरस्कार भी मिला था। तो उत्तर प्रदेश ही PM आवास योजना शहरी में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था। आगे और देखें हम लोग, हाल ही में किस मंत्रालय ने स्वदेश दर्शन योजना 2 की शुरुआत की? तो स्वदेश दर्शन योजना 2 की मेरे भाई इसका किससे संबंधित है? यह पर्यटन से संबंधित है, अच्छे पर्यटन क्षेत्र बनाने के लिए है, जिससे कि बाहरी लोग जो है आएँ और जो है यहाँ पर घूमें टहलें, जिससे कि अपना पैसा वैसा खर्च करेंगे तो भारत में जो है भारत की अर्थव्यवस्था में थोड़ी उछाल आएगी। तो स्वदेश दर्शन योजना की शुरुआत की है, तो ये पर्यटन से संबंधित है, स्वाभाविक सी बात है, तो पर्यटन मंत्रालय ने किया होगा, ऑप्शन नंबर बी। 23वां देखें हम लोग, 15 सितंबर 2022 किस महान टेनिस खिलाड़ी ने पेशेवर टेनिस से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो मेरे भाई बहुत ही महान खिलाड़ी थे ये, रोजर फेडरर,
हैं, लेकिन मतलब कहीं गए नहीं हैं ये, लेकिन इन्होंने ये पेशेवर खिलाड़ी से संन्यास ले लिया है कि अब वह नहीं खेलेंगे एक पेशे के रूप में। तो रोजर फेडरर, तो ये रोजर फेडरर जो है मेरे भाई ये स्विट्ज़रलैंड से हैं, स्विट्ज़रलैंड से। तो चले हम लोग आगे देखें। हाल ही में कौन सा राज्य दुनिया का सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो दुनिया के सबसे बड़ा जंगल सफारी पार्क स्थापित करने की घोषणा मेरे भाई हरियाणा ने की है। इसके लिए हरियाणा ने 2 अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को इसके ठेका देने की बात भी कही है, उसी के ज़रिए ये करवाएंगे हरियाणा। आगे देखें हम लोग 25वां में। हाल ही में खबरों में रहे लुहान्स्क और दोनेत्स्क किस देश में स्थित हैं? तो आप लोग ये इस समय जब रूस यूक्रेन का युद्ध चल रहा था तो उस समय ये आप लोग सुने होंगे लुहान्स्क और दोनेत्स्क, ये यूक्रेन में से संबंधित है, ये यूक्रेन में है ये क्षेत्र। 26वां देखें। हाल ही में की गई घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिला में स्थित करमगढ़, या यहाँ जो लिखा है मेरे भाई मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ करमगढ़ जलप्रपात का विकास पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। तो मेरे भाई कैमूर ज़िले में, बिहार का जो कैमूर ज़िला है उस ज़िले में ये करमगढ़ जलप्रपात को इस तरह से विकसित किया गया है कि वह पर्यटन की तरह हो गया, यानी वो इस तरह से बनाया गया है कि उसको देखने के लिए लोग आएंगे, तो बहुत ही टूरिज़्म की तरह विकसित किया गया है करमगढ़ जलप्रपात को कैमूर ज़िला में। 27वां देखें। हाल ही में बिहार के सारण ज़िले की किस महिला ने उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह किया है और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है? तो मेरे भाई यह सविता महतो, ऑप्शन नंबर सी, सविता महतो ने उमलिंगा दर्रे को साइकिल से फतेह किया है और ऐसा करने वाली वह दुनिया की पहली महिला बन गई है। तो आपको बता दिए उमलिंगा दर्रा जो है मेरे भाई यह उत्तर प्रदेश के जो भारत के लद्दाख में है उमलिंगा दर्रा। तो उसी लद्दाख में एक उमलिंगा दर्रे पर सड़क है, उसी सड़क को पूरा साइकिल से फतेह करने वाली पहली महिला बन गई है सविता महतो। 28 देखें। हाल ही में किसके द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई? तो मेरे भाई आप सबको पता होगा कि भारत में प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत किया गया है और यह लक्ष्य रखा गया है 2025 तक हम भारत से टीबी को, जिसे क्षय रोग भी कहा जाता है, टीबी को ख़त्म कर देंगे। यह भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की गई है, ऑप्शन नंबर ए। अब देखें हम लोग 2 सितंबर 2022 को यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज़ के रूप में 3 भारतीय शहरों को शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा शहर शामिल नहीं है? देखिए इसमें कह दिया है कौन सा शामिल नहीं है, तो ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन बहुत गलत करवाता है। कौन सा नहीं है आता हुआ क्वेश्चन हमारा ले जाता है। तो त्रिशूर है, त्रिशूर कहाँ है? केरल का एक क्षेत्र है। नीलांबूर भी है, नीलांबूर भी केरल का है। वारंगल है, वारंगल तेलंगाना का है। तो KKT केरल तेलंगाना, तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो इसका मतलब उपर्युक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो डी हो जाएगा कब? जब पूछा रहता कौन सा शामिल है, तो इसने पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं है, ऐसा ऑप्शन कोई नहीं है जिसमें शामिल नहीं है, तो ई हो जाएगा ऑप्शन नंबर। देखें 30 का है, कह रहा है 31 सितंबर 2022 को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस कंपनी को महारत्न का दर्जा प्रदान किया है? तो मेरे भाई जो 21 सितंबर 2022 के टाइम पर जो कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया वो REC कंपनी, REC एक लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी को महारत्न का दर्जा दिया गया है। यह कंपनी जो है विद्युत के विकास में पैसा लगाती है, अपना जो है फाइनेंस उपलब्ध कराती है बिजली के विकास को लिए, ऑप्शन नंबर बी। 31 देखें। अब देखिए हमारा GS का क्वेश्चन आ रहा है। 30 हम लोग करंट अफेयर देख लिए, अब हमारा GS से संबंधित हो रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण GS के क्वेश्चन हैं इसमें, आप लोग ध्यान दीजिएगा।
निम्नलिखित में से किसका मान pH निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 होता है, लिखा है। तो आप सबको पता होगा एसिड का तो 7 से कम होता है, एसिड जो होते हैं उनका pH मान 7 से कम होता है और बेस का 7 से ज़्यादा होता है। तो जो शुद्ध जल होता है उसका pH मान 7 होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर लिखा है शुद्ध जल। आपको बता दूँ ध्येय IAS वालों ने अपना इतना ज़बरदस्त प्रचार किया है कि क्वेश्चन ही ख़राब कर दिया है जगह जगह। 32 वाला देखें, निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो मेरे भाई ये तो सिंपल सी क्वेश्चन है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे हम लोग देखें 33वां में, एंगस्ट्रॉम इकाई एक इकाई है, यानी किसका यूनिट एंगस्ट्रॉम होता है। तुम्हारे भाई प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य की जो SI मात्रक होता है वो एंगस्ट्रॉम होता है। एंगस्ट्रॉम आप लोग जानते हो कि तो ये है। तो और ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है, आप लोग इसको पता है। आवृत्ति का जो हर्ट्ज होता है इसको भी आप पता होगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 34वां क्या कह रहा है कि आवृत्ति को मापा जाता है। आवृत्ति को किससे मापा जाता है। हर्ट्ज में अभी मैंने ऊपर भी इसको बताया, और मीटर पर सेकंड में वेग को नापा जाता है, रेडियन में जो है कोण को मापा जाता है। तो ये सब आपको एक्स्ट्रा मालूम हो गया। चलिए हम लोग देखें DNA की खोज किसने किया था। मेरे भाई 35वां क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये 35वां। DNA की खोज किसने किया था। ग्रेगर मेंडल ने नहीं, जोहानसन ने, ये भी नहीं। यानी ऊपर में से एक से कोई नहीं है तो इसका मतलब ई हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आप लोग सोच रहे होंगे DNA की खोज किसने किया होगा। तो मेरे भाई DNA की जो खोज किए थे वो मिशर, फ्रेडरिक मिशर ने किया था, जिसे F मिशर बोला जाता है। फ्रेडरिक मिशर ने DNA की खोज किया, लेकिन वो DNA नाम नहीं बताए थे, वो DNA को केवल फैक्टर बोलते थे। ये एक फैक्टर है, कारक है। लेकिन जोहानसन ये जो हैं इन्होंने DNA का नाम बताया था। हाँ भाई इसका नाम DNA रखा, जिसे वो फैक्टर कह रहे थे, इसे वो DNA नाम रखे। और ये जो जेम्स वाटसन और क्रिक थे, ये DNA की डबल हेलिकल यानी द्विकुंडली संरचना बनाए थे, ये वाली जो ऐसे ऐसे नहीं बनती है उस तरह से। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। इसका तो DNA खोज किसने किया था, तो इसमें से कोई नहीं है। 36 देखें, ट्राइग्लिसराइड क्या है। ट्राइग्लिसराइड मेरे भाई एक प्रकार का वसा है जो हमारे शरीर में जो है वो स्टोर रहती है। वसा सेल कोशिकाएं होती हैं, ट्राइग्लिसराइड वो उसी में स्टोर रहती है। तो यह एक प्रकार का शरीर में पाए जाने वाला वसा का एक प्रकार है। इसका निर्माण जो है मेरे भाई हमारे शरीर में भोजन से प्राप्त जो ऊर्जा होती है उसी के रूप में होता है। तो चले हम लोग आगे। इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इसे EEG लिखा जाता है। EEG का उपयोग निम्नलिखित में से किसकी निगरानी में किया जाता है। मेरे भाई इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम EEG का जो प्रयोग किया जाता है वो मस्तिष्क संबंधी गतिविधियों के बारे में पता करने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। एक होता है इसी तरह से ECG, वो होता है हार्ट की गतिविधियों से बारे में पता करने के लिए होता है। तो आगे देखें हम लोग 38 वाला देखें क्या कह रहा है। शरीर का तापमान किसके द्वारा नियंत्रित होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मेरे भाई ये जो शरीर का टेम्परेचर जो रेगुलेट होता है वो ऑप्शन नंबर बी हाइपोथैलेमस। ये हाइपोथैलेमस हमारे ब्रेन का एक महत्वपूर्ण भाग होता है। हाइपोथैलेमस ही, जैसे कोई लड़का लड़की को देखकर या लड़की लड़का को देखकर जो एक दूसरे की फीलिंग आती है मन में, जो एक तरह की उनकी उत्तेजना उत्पन्न होती है, वो हाइपोथैलेमस से ही वो भी होता है। तो चले हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे 39। सही कथन का चयन कीजिए। तो लाल प्रकाश का तरंग दैर्ध्य बैगनी प्रकाश से कम होता है। नहीं मेरे भाई ये तो गलत हो ना। देखिए इसके लिए कोड होता है विवग्योर। एनर्जी सबसे ज़्यादा किस रंग की एनर्जी होती है। वायलेट यानी बैगनी का, ये फिर उससे कम इंडिको का, उससे कम ब्लू, उससे कम ग्रीन, उससे कम येलो, उससे कम ऑरेंज, उससे कम रेड, यानी रेड की एनर्जी सबसे कम होती है। और जिस कलर की एनर्जी सबसे कम होती है, देखिए इधर आएंगे तो एनर्जी बढ़ेगी, इस तरह से है। और इधर जाएंगे जिसकी एनर्जी कम होती है उसकी तरंग दैर्ध्य बहुत ज़्यादा होती है।
यानी उसकी उस जिस कलर की एनर्जी कम होगी उस कलर की जो है फैलने की प्रवृत्ति कम होती है। जो कलर जितना कम फैलेगा उतना दूर तक जाएगा। तो इसलिए जो रोड होते हैं, ट्रैफिक सिग्नल होते हैं, रेलवे ट्रैक होते हैं, उस सब पर लाल बत्ती लगाई जाती है क्योंकि ये दूर से दिखाई दे। तो लाल की एनर्जी सबसे कम होती है इसलिए सबसे कम फैलती है, इसलिए यह दूर तक जाती है। तो लाल प्रकाश का रंग तरंगदैर्घ्य बैगनी से कम होता है, तो ये गलत हो गया भाई, लाल का ज़्यादा होता है ना। लाल प्रकाश का तरंगदैर्घ्य बैगनी प्रकाश से ज़्यादा होता है, ये सही बात है। अब अगला क्या कर रहा है, अब हमसे पूछा कौन सा सही है, तो हमारा ये पता चल गया बी सही है, तो एक ही सही होगा, तो ये सब गड़बड़ होंगे सब। ऑप्शन नंबर बी। ये सॉल्व करने का अच्छा तरीका होता है, कम समय में सॉल्व कर लें, कुल पूरा पढ़ना भी नहीं पड़ता है। फलियाँ अत्यधिक पौष्टिक होती हैं, ये पूछ रहा है हमसे 40 वाले में। फलियाँ जो होती हैं मेरे भाई, यह जिसे इंग्लिश में हम लेग्यूम्स बोलते हैं, और यह अत्यधिक पौष्टिक होते हैं। उनमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है, तो उनमें जो है, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रोटीन, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन पाई जाती है फलियों में। ये सेम के बीज हो गए, मटर के बीज हो गए, इन सब में। 41 देखें, ब्रोमीन होती है। ब्रोमीन क्या होता है मेरे भाई, जैसे बता दें, ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है, नॉन मेटल है, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है, जो लिक्विड फॉर्म में पाई जाती है। और इसकी एक खास बात और होती है, यह लाल रंग की होती है। तो यही पूछ रहा है, ब्रोमीन जो है लाल रंग का लिक्विड होता है, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाए। आगे देखें 42, कपड़े साफ़ करने में प्रयोग होने वाला डिटर्जेंट है, क्या है डिटर्जेंट, कार्बोनेट है, सल्फोनेट है, और यह बिस्मथ दिया है। ये होता है कि नहीं, ये हमें नहीं क्लियर है, लेकिन एक बात तो हमें क्लियर हो गया कि एक से ज़्यादा कथन सही है, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी हमारा होगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हमें ये चीज़ कन्फर्म हो गया कि हाँ एक से ज़्यादा है, तो हम ऑप्शन नंबर डी को ही चुनेंगे, चाहे तीनों ज़्यादा हों, तीनों सही हों या दो सही हों। तो हो गया, इस तरह से हम सवाल सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या है, ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक है। ग्रीन हाउस गैसों का आप लोग जानते हैं, ग्रीन हाउस गैस क्या होती है, वे गैसें जो वायुमंडल में एक आवरण बना लेती हैं, और वह सूर्य से जो वेव आती है शॉर्ट वेव के फॉर्म में, उसको तो आने देती हैं ये ग्रीन हाउस गैसें, लेकिन जो पृथ्वी से वापस जाती हैं लॉन्ग वेव फॉर्म में, तो उसको रोक लेती हैं, जिससे वातावरण का टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिससे यहाँ की जलवायु का जो है, जो परिवर्तन जलवायु को जो है प्रभावित होता है। तो ग्रीन हाउस गैसों का मुख्य घटक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ मीथेन लिखा है, मीथेन भी होता है और नाइट्रस ऑक्साइड भी होता है, यानी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो चले हम लोग आगे। नीला थोथा रासायनिक रूप से है, नीला थोथा क्या है रासायनिक रूप से, तो मेरे भाई आप लोग को पता होगा, नीला थोथा जो है यह कॉपर सल्फेट होता है, ऑप्शन नंबर सी, ये 44वां वाले में। तो कॉपर सल्फेट ये अकार्बनिक यौगिक है, यानी बिना कार्बन वाला है। तो आप लोग कैसे पता पाएंगे ये अकार्बनिक है, तो इसका फार्मूला देखेंगे, कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट SO4, ये कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है, और जिसे नीला थोथा भी कहा जाता है, और जिसे और एक प्रचलित भाषा में इसको मेरे भाई क्यूप्रिक सल्फेट भी कहा जाता है, या इसे तूतिया भी कहा जाता है, तूतिया। चलिए हम लोग अपने 45 वाले क्वेश्चन पर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस। यह श्वसन क्रिया के माध्यम से एनर्जी को जनरेट करता है, ऑप्शन नंबर बी हो गया। एड्स निम्नलिखित में से किस कारण से होता है, तो हमें पता है एड्स जो होते हैं मेरे भाई वो वायरस के कारण होते हैं, ऑप्शन नंबर बी, वायरस के कारण एड्स होते हैं। और वो कौन सा वायरस होता है आप लोग को पता होगा, HIV। HIV का फुल फॉर्म आप सबको पता होगा, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। इसी वायरस चलते जिस व्यक्ति को इस वायरस हो जाता है, यानी इस वायरस चलते एड्स रोग हो जाता है, तो उसकी इम्यूनिटी बहुत ही ख़राब हो जाती है। उसको कोई भी हल्का सा रोग होता है तो उसके रोग ठीक ही नहीं होता है, यानी उसकी इम्यूनिटी सिस्टम बेकार हो जाती है। 47 देखें, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सी है मेरे भाई, निम्नलिखित में से सोना है, चांदी है, पारा है। तो दिए हुए ऑप्शन वैसे आवर्त सारणी में सबसे भारी धातु ऑस्मियम होती है। सबसे भारी धातु का मतलब किसका घनत्व तो बहुत ज़्यादा है, तो ऑस्मियम जो होती है उसका सबसे ज़्यादा होती है आवर्त सारणी में, लेकिन इसमें जो है पारा होगा, ऑप्शन नंबर सी। और आवर्त सारणी की बात करें, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है, जिससे बैटरी वगैरह हमारी आपकी मोबाइल फ़ोन वगैरह या
अत्यधिक पावर की बैटरियां बनाई जाती हैं, जिससे बैटरी हल्की हो उठाने में, वजन में, और उसकी पावर क्षमता अधिक हो। तो इसमें पूछा है, जो दिया हुआ ऑप्शन है इसमें पारा होगा। देखिए क्या है, टूटी हुई हड्डियों की रक्षा के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। वह क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है मेरे भाई? वो पर जिप्सम है, ये जिप्सम होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे टूटी हुई हड्डियों में जो प्लास्टर लगाकर, जो आप लोग देखे होंगे किसी का हाथ पैर टूट जाता है, जो प्लास्टर लगता है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है, जिसे हम लोग इंग्लिश में पीओपी बोलते हैं। सब लोग अपने घर में पीओपी करवाते हैं ना, जिसे अब पुट्टी भी कहा जाता है, सब लोग पुट्टी करवा रहे हैं, तो वही पीओपी होता है जो हम लोगों के घर में लेपन किया जाता है दीवार वगैरह पर। एक देखें क्या है 49, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन परमाणुओं के कार्बन के दो, देखिए क्या है, सॉरी, एक हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन के दो परमाणु द्विबंध द्वारा यानी डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों तो वो क्या कहलाता है? तो आपको बता दूं, केमिस्ट्री का सवाल है ये, जब कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा होता है तो उसे एन बोला जाता है, यानी एल्केन, उसमें एन लगा दिया जाता है। जब कार्बन डबल बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं तो उसे एल्कीन बोला जाता है, उसमें ईन लगा दिया जाता है। और जब कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जुड़े होते हैं तो उसे आइन बोला जाता है, तो उसे एल्काइन कहा जाता है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड जो होते हैं उसे एल्कीन बोला जाएगा, यहाँ पर लिखा भी है एल्कीन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50वां देखें, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो रेटिनाल जो है जीरोप्थेल्मिया से संबंधित है, सही है ये, तो पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है। टोकोफेराल जो है ये बेरी से है, नहीं मेरे भाई ये गलत है, बेरी से नहीं है टोकोफेराल, तो ये ऑप्शन बी वाला गलत होगा। साइनोकोबाल्मिन रक्त अल्पता से संबंधित है। और 50वां का आप लोग ये सोच रहे होंगे कि जब ये बेरी से नहीं संबंधित है टोकोफेराल तो किससे संबंधित है? तो मेरे भाई इनफर्टिलिटी, ये जो टोकोफेराल बेरी से नहीं बल्कि इनफर्टिलिटी से संबंधित है, इनफर्टिलिटी से संबंधित है ये। तो और टोकोफेराल आप लोग को पता ही होगा, जिसे विटामिन ई भी कहा जाता है। तो आगे चले हम लोग देखें, बैकेलाइट निम्नलिखित के संघनन से बनता है। जो बैकेलाइट एक तरह की कड़ी प्लास्टिक होती है, प्लास्टिक की तरह होती है, तो यह किन मतलब पदार्थों के किन केमिकलों के संघनन से बनता है? तो यह फिनाल और फॉर्मल्डिहाइड। आप लोग को पता होगा फिनाल का केमिकल फार्मूला ये होता है, और इसमें फॉर्मल्डिहाइड HCHO, ये CHO ग्रुप होता है, एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो इन दोनों को मिलाने से ये इन दोनों के बैकेलाइट का निर्माण होता है। 52 देखें, निम्नलिखित में से कौन प्रतिजैविक औषधि है? प्रतिजैविक औषधि पूछा है 52वां वाले में हमारा। तो मेरे भाई प्रतिजैविक यानी एक तरह से कैसे एंटीबायोटिक ड्रग्स इसका इंग्लिश नाम है, तो कौन होता है? क्विनोन तो ये मलेरिया की दवा हो गई, और इसमें जो है क्लोरेनफेनिकॉल, ऑप्शन नंबर सी, हाँ ये होगा, तो यही होगा। चले हम 53 पे, गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए निम्नलिखित में से किस तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो मेरे भाई गर्भ में भ्रूण के विकास के लिए हमें अल्ट्रासाउंड को देखना जब होता है, गर्भ में भ्रूण का विकास कितना हो रहा है, या तो एक तरह से लोग जब गर्भ में लिंग का पता लगाने के लिए करते हैं, तो उन दोनों स्थितियों में हमें जो है अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है, अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ता है मेरे भाई। तो इसमें साउंड आ रहा है, इसका मतलब इसका हिंदी ध्वनि होगा। तो पराध्वनिक तरंगे यानी पराध्वनिक तरंगों के माध्यम से ये जो है गर्भ में भ्रूण के विकास को जानने के लिए किया जाता है। आगे देखें, मांसपेशियों में दर्द के उपचार का उपयोग किए जाने वाला विकिरण है, यानी जब मांसपेशियों में बहुत दर्द होता है तो उस दर्द को भगाने के लिए जो विकिरण यानी रेज का प्रयोग किया जाता है, वो किस रेज का? तो ऑप्शन नंबर ए मेरे भाई इंफ्रारेड IR, इसका उपयोग करके दर्द को भगाया जाता है। आगे देखें हम लोग, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। जीवों में जो अत्यधिक विविधता होती है यानी तमाम वैरायटी के जो जीव हो जा रहे हैं वो किसकी कारण से हो रहे हैं? तो मेरे भाई यह है उत्परिवर्तनवाद की वजह से।
उत्परिवर्तनवाद की वजह से ऐसा हो रहा है। तो आप लोग सोच रहे होंगे ये उत्परिवर्तनवाद क्या होता है। तो इसका मतलब जब जो है जो जीवों के जीन में जो है थोड़ा परिवर्तन होने लगता है तो वो एक अलग तरह के जीव का निर्माण होता है, तो उसी को उत्परिवर्तनवाद कहा जाता है। तो आगे देखें हम लोग, मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है। मानव शरीर में जो विटामिन ए स्टोर होता है वो कहाँ होता है? त्वचा में, लिवर में, फुसफुस में, कहाँ? ये 56 वाले में। तो मेरे भाई ये जो स्टोर होता है वो लिवर में होता है, यकृत, ये लिवर में होता है। आगे देखें 57 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसे हंसाने वाली गैस कहा जाता है? लॉफिंग गैस। तो मेरे भाई लॉफिंग गैस जो कहा जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड को कहा जाता है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। नाइट्रस ऑक्साइड का फार्मूला जान लीजिए N2O, और गलती से NO2 मत कर दीजिएगा, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। इसका नाइट्रस ऑक्साइड ये होगा। इसका उपयोग जो है, इसको सूंघने के बाद हंसी आने लगती है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ये नाइट्रस ऑक्साइड गैस को। इसका उपयोग कहाँ होता है कि डॉक्टर जब ऑपरेशन वगैरह करते हैं तो उसमें जो है व्यक्ति को बेहोश करने के लिए इस गैस को प्रयोग किया जाता है। 58 देखिए क्या है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है। तो पता होता है जो कार बैटरी या जो मोटर में बैटरियाँ लगाई जाती हैं उसमें विद्युत अपघट्य यानी इलेक्ट्रोलाइटिक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक एसिड प्रयोग किया था, ऑप्शन नंबर बी। सल्फ्यूरिक एसिड का फार्मूला पता होगा, H2SO4। प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर किसका बहुलक होता है? बहुलक का मतलब ये होता है मेरे भाई एक ही प्रकार के अणु हो, वह बहुत सारे अणु मिलकर एक भारी अणु बना लेते हैं तो उसे बहुलक कहा जाता है। तो बहुलक जो है ये आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर जो है ये आइसोप्रीन है। अब देखें हम 60वां, एस्टिक अम्ल की गंध किसके कारण होती है? हमें पता है एस्टिक अम्ल जो होती है वो उसकी गंध सिरके जैसी होती है, सिरकम भी पाया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग दोस्तों 60 क्वेश्चन देख लिए हैं अभी। 30 क्वेश्चन हम लोग करंट अफेयर से देखें और 30 क्वेश्चन हम लोग जीएस से देखे हैं। तो बाकी के इसमें 150 क्वेश्चन हैं इस टेस्ट सीरीज में, तो हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो बाकी के जो 80 क्वेश्चन बचे हुए हैं, तो 90 क्वेश्चन जो भी हैं, तो हाँ 90 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन है इसमें। तो और 150 में से हम लोग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो बचा है हम लोगों का 90 क्वेश्चन, इस 90 क्वेश्चन को हम अगले पार्ट 2 में कर लेंगे बहुत ही अच्छे से। तो वीडियो हमारा लंबा हो जाए क्योंकि हमारे पास उतनी अच्छी, उतनी बड़ी, उतनी बेहतरीन डिवाइस नहीं है कि इतना बड़ा वीडियो रिकॉर्ड कर पाए। तो साथियों आपको पढ़ने में भी अच्छा लगेगा छोटा वीडियो, हमें पढ़ाने में भी। तो चलते मिलते नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए नमस्कार।